नमस्कार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम। आज के मेहमान और मंच है गीत संगीत और मनोरंजन। जी हाँ, नमस्कार। हम बोल रहे हैं संतोष कुमार द्विवेदी। स्टूडियो है गीत संगीत और मनोरंजन ग्रुप। कार्यक्रम लेकर के आ गया हूँ आज का मेहमान। जी हाँ, आज का मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे साथ हमारे अतिथि हैं आदरणीय श्रीमान मिथिलेश शर्मा जी। तो मिथिलेश शर्मा जी का मैं गीत संगीत और मनोरंजन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। जी हाँ साथियों, तो दिल थाम कर तैयार हो जाइए। एक बहुत ही अच्छा इंटरव्यू यानी साक्षात्कार सुनने के लिए तो स्वीकार कीजिए अपने होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी का अभिवादन। तो शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत बंदन अभिनंदन है हमारे इस स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, इस कार्यक्रम में मुझे अवसर देने के लिए, और साथ ही अपने सभी श्रोताओं को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ साथियों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यदि हमारा ये कार्यक्रम आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो लीजिए, अब हम प्रारंभ कर रहे हैं साक्षात्कार का प्रक्रिया। पहले सेशन में हम पूछने जा रहे हैं आदरणीय शर्मा जी की पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो सर, सबसे पहले तो हम आपको प्रणाम करते हैं। सभी आपको भी बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत नमस्कार। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो सर, आप हमें ये बताइए कि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसा था, मतलब आपका जन्म कब हुआ, आपके पिताश्री माताश्री का क्या नाम है, आपके भाई बहन कितने हैं, इससे संबंधित जानकारी हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, मैं गांव का रहने वाला हूं जी। और मेरे माता पिता जी सामान्य परिवार से रहे हैं और मेरा जन्म गांव में ही हुआ है। और मैं दो भाई हूँ, एक मैं सबसे बड़ा हूँ और मेरे से छोटा छोटा भाई है जो गांव में ही अपना बिजनेस करते हैं। जी। और मैं आप सबके साथ में जुड़ा हूँ और एनटीपीसी जो बिजली बनाने का कार्य करती है, भारत सरकार का उपक्रम है, उसी में मैं जूनियर ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। जी, तो जी। आप अपने परिवार में आप भर ही दृष्टिबाधित हैं या कोई और भी हैं? नहीं सर, दृष्टिबाधित तो सिर्फ मैं ही हूँ। अच्छा। और जी, और हमारे रिश्तेदारी में कहीं दूर दूर तक भी कोई दूसरा दृष्टिबान साथी या भाई बंधु सखा कोई नहीं है। देखिए, कितने हर्ष का विषय है, फक्र का विषय है कि आप दृष्टिबाधित होते हुए भी जिस ऊंचाई पर अपने आप को लेके पहुंचे हैं, सच में काबिले तारीफ है। आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। जी हाँ, तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि सर, आपके माताश्री पिताश्री क्या करते हैं इस समय या नहीं है, जो भी है थोड़ा जी बताइए। हाँ, माताश्री
का देहांत 31 मार्च 1997 को भी हो गई थी, है ना। जी जी फिर उसके बाद मेरा जीवन बड़ा संघर्षमयी रहा। जी पिताजी फिर बाद में थोड़ा सा विचार भाव बदल लिए, और जिसके वजह से हमें खुद को ही अपने जीवन चलाना पड़ा, जी जिसके वजह से मैं संगीत का एक संगीत विद्यालय, सर्वोदय संगीत महाविद्यालय चलाता था, जी जिससे मेरा जीवन यापन होता था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं ये सोच पाया कि संगीत सिखाते सिखाते तो मैं केवल जीवन यापन कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आ, उस स्तर के लोग भी नहीं मिलते गांव में, और संगीत के प्रति ज्यादा रुझान भी नहीं होता है गांव में। तो इस वजह से फिर मैं देहरादून चला गया, देहरादून से स्टेनोग्राफी की ट्रेनिंग किया। फिर आ गया टीचर्स ट्रेनिंग किया। फिर टीचर के रूप में मैं एक प्राइवेट स्कूल है वाराणसी में, वहाँ पढ़ाया। और उसके जी बाद फिर जो है धीरे धीरे प्रयास करते करते एनटीपीसी की वैकेंसी आई, उसमें अप्लाई किया और इधर सिलेक्शन हो गया, तो जीवन कुछ ठीक ठाक हो गया। तो माताजी का नाम मेरा जो है गोनरी देवी है, जी और पिताजी का नाम श्री राम जी शर्मा है। जी और सामान्य परिवार रहा है। पिताजी सामान्य से अपना एक जो कारोबार होता है, बिजनेस, वही करते रहे। और बहुत छोटा परिवार, हम दो भाई और मेरे माताजी और पिताजी। तो अभी पिताजी हैं, और माताजी तो 97 में ही चली गई। ये है सर। चलिए, आपकी बहुत ही संघर्षमयी यात्रा रही है। और आप ये बताइए कि बचपन में आपका स्वभाव किस प्रकार का था? कुछ शरारतें, कुछ ऐसी बातें जो आपको अभी भी याद आती होंगी कि काश मेरा बचपन वापस आ जाता तो कितना बढ़िया लगता। इस संदर्भ में बिल्कुल। बताइए। हाँ एक्चुअली शरारत भरा तो नहीं रहा मेरा। ज्यादातर मैं संगीत से जुड़ा रहा बचपन से ही, पता नहीं ये कुछ विरासत में जैसे मिला हो, ऐसा लगता है। मैं जी शुरू से ही संगीत के साथ जुड़ा रहा। जैसे कि कुछ बनावटी मिट्टी का हारमोनियम बनाना, मिट्टी का ढोलक बनाना, मतलब शेप साइज दे करके उस पे कागज चिपका करके कुछ मतलब एक खेल खेल में ऐसा करना, या फिर भक्ति भाव करना, मतलब जैसे मंडप वगैरह बनाना, उसके चारों तरफ घूमना घुमाना, बाकी सब साथियों के साथ में भी रहना। थोड़ी बहुत तो मन में ये भाव आता था कि आखिर हमें बहुत सारे साथी अपने साथ में सभी खेलों में क्यों नहीं शामिल करते। कुछ कुछ खेलों में तो शामिल करते थे, पर बाद में लगने लगा कि मुझे क्यों ऐसा छोड़ देते हैं। तो मुझे ये जानकारी नहीं थी कि मुझे क्या दृष्टि नहीं है, इस वजह अच्छा से लोग शामिल कर रहे हैं। हाँ बाद में मुझे पता लगा कि मैं दृष्टिबाधित हूँ, और मैं देख नहीं पाता हूँ जितना लोग बाकी लोग देखते हैं। हाँ कारण ही इसका ये था कि मेरे पास रोशनी थी, जी मतलब 5-10% होगी, जिससे कि कलर पहचानना, जाना आना कहीं भी सहज भाव में कर लेता था। तो ये फीलिंग नहीं आ रही थी कि मतलब मैं दृष्टिबाधित हो गया हूँ। अच्छा, तो सर आपके दृष्टिबाधिता को लेकर के आपके पेरेंट्स, रिश्तेदार या दोस्त यारों का क्या रुझान था? क्या मतलब रवैया था आपके प्रति? या उन्होंने दृष्टिबाधिता दूर करने के लिए किस किस प्रकार के प्रयास किए? देखिए, सामान्य परिवार में होने की वजह से जी जहां तक पहुंच हो सकती है माता पिता की, जी वहां तक तो उन्होंने प्रयास किया। मेरे नाना जी भी ने भी प्रयास किया, जी पर बहुत ज्यादा धनाढ्य परिवार से नहीं होने की वजह से जी मैं बहुत ज्यादा दूर दूर तक या कोई बहुत बड़े डॉक्टर से नहीं करवा पाया इलाज। जी और जहां तक बात रही दृष्टिबाधिता की, तो दृष्टिबाधिता को लेकर के मेरे रिश्तेदार से लेकर परिवार तक में जी किसी को भी इस तरह की भाव मन में नहीं आया कि ये दृष्टिबाधित है तो हमारे ऊपर बोझ है। जी कारण कि बाकी सब जो हमारा परिवार रहा है वो बहुत इस बात को लेकर के रहे, अरे ठीक है, एक ही तो बालक है, इसको कहीं हम रख लेंगे, कोई कहे कि हम रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक पेट तो कहीं भी भर जाता है, कोई दिक्कत नहीं। पर बाद में हमारे पिताजी को जानकारी मिली कि दृष्टिबाधित भी पढ़ सकते हैं,
हमारे गांव के बगल में ही एक व्यक्ति पढ़ लिख करके यूनियन बैंक में स्टेनोग्राफी हुए, तो उन्होंने बताया कि जी भाई दृष्टिबाधित भी पढ़ते हैं, मैं आपके बच्चों का एडमिशन करा दूंगा और फ्री में है होता है। तो फिर वहाँ ले गए, उन्होंने लेटर लिख के दिया, नाम लिखवा दिया। उनका नाम विद्यानंद प्रसाद है, जो अभी भी पटना में अपना मकान बना कर रह रहे हैं और स्टेनोग्राफी से कुछ ही दिन पहले अभी रिटायर हुए हैं, जी 4-6 महीना पहले। तो उनका बड़ा सानिध्य रहा, उन्होंने मुझे ब्लाइंड स्कूल में भेजा और फिर मेरे लाइफ में एक बहुत, तो समझिए कि परिवर्तन आया। समझ में आने लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं, कुछ लिख पढ़ सकते हैं जीवन में। जी तो हाँ, एक प्रकार के लिए वो प्रथम गुरु का कार्य किए, प्रथम आपको गुरु का, मार्गदर्शन किए। इसीलिए बिल्कुल। कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी आपकी गोविंदियो बताए। ये बहुत ही अच्छी चीजें। अच्छा, अब आप बताइए कि आपके बचपन के दोस्त यार कुछ ऐसे हों जिनकी यादें आप भी को अभी भी आती हों, और साथ में आपके परिवार में से सबसे ज्यादा, हालांकि बहुत कठिन प्रश्न पूछ रहा हूँ, कि सबसे ज्यादा प्यार आपको किससे मिला, मतलब किस पर आपका सबसे ज्यादा लगाव था? अ, सब स्वाभाविक है सर कि माता जी का स्नेह बहुत ज्यादा रहा। जी उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए, जी तब तक उनको जानकारी नहीं थी कि वहाँ शिक्षा फ्री दी जाती है। लोगों के अलग अलग भ्रांतियां थी, अलग अलग सोच विचार मन में होने की वजह से उन्होंने अपना सबसे पहले जेवर बेच दिया था नामांकन कराने के लिए, तो बल्कि फिर पैसा वापस लौट आया, है ना। हम्म, और उन्होंने हमें पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया, अच्छा अच्छा। माता जी का। हाँ हाँ, और बाकी तो मतलब सभी लोगों से स्नेह प्यार भरपूर मिला, पर जी सबसे ज्यादा की बात जो कह रहे हैं वो माता जी से बहुत बहुत मिला, बहुत। और चलिए। दोस्त यार की बात जहां तक कह रहे हैं, तो दोस्तों में आज भी हमारे गांव में हमारे लिए अच्छी पहुंच और प्यार स्नेह है जी कि वो मुझे मानते हैं। आज भी बचपन के साथी साथ में रहते हैं, जी जो एक आनंद भगत करके हैं, उन्होंने बहुत अपना साथ निभाया। जी और बचपन से लेकर के काफी तक अभी भी हम लोग अलग अलग हो गए हैं रोजगार के दृष्टिकोण से, लेकिन बहुत अच्छा है कि मिलना जुलना और बचपन की बातें याद आती है, हम लोग बैठते हैं, बातें करते हैं। तो वहाँ काफी सारे साथी रहे हैं हमारे, और उनमें आनंद भगत बहुत जो है परम मित्रों में से एक रहा है। चलिए, बहुत अच्छी आपने बात बताई। बहुत अच्छे अच्छे लोगों का आपको सहयोग प्राप्त हुआ है। अब हम ये मतलब जानना चाहेंगे कि आपका जन्म किस गांव में कब हुआ, और साथ ही आप अपने खुद के परिवार के, मतलब आप अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चों के बारे में थोड़ा कुछ प्रकाश डालिए। जी हाँ। मेरा जन्म 1/2/1978 को मानसी, एक कस्बा है जी खगड़िया जिला में, जो बिहार में पड़ता है, जी वहाँ हुआ। और मेरा खुद का परिवार में अ, एक अ, पत्नी है, जी 2 बेटा और 1 बेटी है। हम्म पत्नी सामान्य है, जी शिक्षा में पढ़ी लिखी, बीए बीएड है। जी और बेटा मेरा एक जो है वो रसिया में एमबीबीएस कर रहा है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है रसिया में। जी बेटी बीएससी नर्सिंग कर रही है लखनऊ में। जी छोटा बेटा जेईई की तैयारी कर रहा था और कल ही परीक्षा दे करके आया है। जी हो सकता है किसी न किसी कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन भी हो जाए। जी और बाकी तो सब कुशल है, जिंदगी गुजर रही है, आप सबका स्नेह प्यार आपने सानिध्य में। आपकी श्रीमती से आपके मतलब विवाह कब हुआ, और विवाह के बाद अब तक आपको कैसा लग रहा है, मतलब कैसा सहयोग प्राप्त हो रहा है, और आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को? मेरी शादी 25 जून 2001 को हुई है। जी तो लगभग लगभग हम 25 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं जी इसी साल।
अच्छा अच्छा। अच्छी। वो 25 साल का साथ रहा है। अच्छा अच्छा और अच्छा। हाँ काफी सहज और सरल स्वभाव की हैं, पढ़ी लिखी हैं। हाँ हाँ। उनकी भी नौकरी लग गई थी टीचर में, अच्छा अच्छा। लेकिन शुरुआती दौर में कुछ एक मतलब जरूरत कहिए या मन के भाव हाँ हाँ। कि एनटीपीसी में नौकरी लगी थी। सैलरी बहुत अच्छी है, एनटीपीसी के लोग सब लोग जानते हैं। जी। बहुत तो मानिंद कंपनी है हाँ। महारत्न के रूप में। तो जी मुझे लगा कि यार एक ब्लाइंड के साथ ना एक जी। साथी होना बहुत जरूरी है। नौकर हाँ, चाकर हम रख लेंगे, काम तो कर लेंगे, पैसे तो बहुत कमा लेंगे, जी पर जो स्नेह प्यार अपने पत्नी के साथ अपना होता है और दूसरे साथ कि जो बच्चे होंगे तो बच्चे अ, की शिक्षा के लिए, जी उनके देखरेख के लिए जी। पत्नी का होना बहुत जरूरी है। पैसा तो बहुत हाँ, कमा लेंगे, पर ये स्नेह प्यार जो बच्चों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल। और जिस जिस लक्ष्य को हमने निर्धारित किया था उस लक्ष्य को आप सभी साथियों की दुआ से हम उसको पूरा भी करने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। लगभग संभवतः कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे करके जी एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास में लगे हैं। और जी। यही भाव मेरा शुरू में भी था, इस वजह से नौकरी भी नहीं करने दी। हाँ हाँ। और बच्चों को देख रेख के उद्देश्य से हमने साथ में रखा और वो लगभग पूरा होने जा रहा है। ये आप सबके आशीर्वाद से। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप जो भी उद्देश्य बनाकर चल रहे हैं, भगवान आपको तरक्की दे, प्रगति दे और इस विश्व पटल पर आप नया कीर्तिमान स्थापित करें। सर, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से संबंधित कुछ ऐसे अनछुए पहलू जिस पर अभी हमारी नजर न गई हो, यदि आप यहाँ पर कुछ बताना चाहते हैं, यदि किसी के नाम का उल्लेख करना चाहें या और कुछ बताना चाहें जो आपके दिल में कुछ चीज हैं जो ऐसा लगता है कि हमारे श्रोताओं को जानना आवश्यक है, तो आप उन चीजों पर जिक्र कर सकते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि से मेरा जहाँ तक विचार है जी कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, व्यक्ति को अपना खुद से प्रयास करते रहना चाहिए, है ना। जी जी पारिवारिक पृष्ठभूमि में हमारे जो नाना के घर से हुए जी या दादा के घर से हुए, जी इन सब लोगों का जो सहयोग रहा, जी वो शुरुआती दौर में तो एक दया के भाव से रहा। जी। बाद में पढ़ाई लिखाई को लेकर के भी बड़ी प्रतिष्ठा बढ़ी और बाद में नौकरी लग गई तो फिर कहना ही क्या है। हम्म। है। पर उसमें जहां तक मैं नाम लेना चाहूंगा कि जी मेरे नाना नानी की तरफ से जी मामा मामी का, इन सब का जो है काफी सहयोग मिला उस दौर में, जी जिस समय की मुझे शिक्षा में सपोर्ट की जरूरत चाहिए, जब माता जी खत्म हो गई तो जी उनका बड़ा योगदान रहा, बड़ा सहयोग रहा, है ना। जी यही है। बाकी तो सब ठीक है। जीवन के पहलू, इतनी बड़ी जिंदगी लगभग हमने गुजारे हैं, तो जी। कहानी तो बहुत है सर, पर सब चीजों को, है ना, हाँ, समेटना बड़ा कम मुश्किल समय में होता है। समेटना बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है। चलिए, कोई बात नहीं। और भी हम सेकंड पार्ट भी करेंगे जब, तो फिर शेष चीजें आएंगी। बहरहाल, इस सेशन में आप चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को अपनी पसंद का कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? गीत में देखिए, मैं नॉन फिल्मी गीत ज्यादा पसंद करता हूँ। जी तो उसमें ज्यादातर मेरा यही रहता है कि गजल, भजन, लोकगीत। तो जी उस दृष्टिकोण से मैं गजल को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। एक जी गजल है अ, कमर साहब का जी। कि तेरे अंजुमन में जालिम हाँ जब एहतराम देखा, हाँ। कहीं जिंदगी की बारिश, कहीं कत्लेआम देखा। थोड़ा गुनगुना के, यदि माहौल होते, एक लाइन गुनगुना के सुना देते हमारे श्रोताओं को। अच्छा चलिए। हाँ तेरी अंजुमन में जालिम अजब है तेरा हम देखा, जी तेरी अंजुमन में जालिम
अजब एहतराम देखा, कहीं जिंदगी की बारिश, कहीं कत्ले आम देखा, तेरी अंजुमन में जालिम, अजब एहतराम देखा। सर थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद सर। श्रोतागण बने रहें हमारे साथ, जल्दी ही मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आदरणीय मिथिलेश शर्मा जी के पसंद का ये गीत। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार शर्मा एक गज़ल पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिएगा और अपने प्रतिक्रिया से अवगत कराइएगा। तेरे अंजुमन में जालिम, अजब एहतराम देखा, तेरी अंजुमन में जालिम, अजब एहतराम देखा, कहीं जिंदगी की बारिश, कहीं जिंदगी की बारिश, कहीं जिंदगी की बारिश, कहीं कत्ल आम देखा, तेरे अंजुमन में जालिम, अजब एहतराम देखा। मेरी अर्ज शौक पढ़ ले, यह नहीं उन्हें गवारा, मेरी अर्ज शौक पढ़ ले, यह नहीं उन्हें गवारा, वही चाक कर दिया खत, वही चाक कर दिया खत, वही चाक कर दिया खत, जहाँ मेरा नाम देखा, तेरे अंजुमन में जालिम, अजब एहतराम देखा, बड़ी मिन्नतों से आकर वो मुझे मना रहे हैं, बड़ी मिन्नतों से आकर वो मुझे मना रहे हैं, मैं बचा रहा हूँ दामन दामन, मैं बचा रहा हूँ दामन, मेरा युत काम देखा, तेरे अंजुमन में जालिम, अजब एहतराम देखा, ऐ शकीले रूह परवर, तेरी बेखुदी के सदके, ऐ शकीले रूह परवर, तेरी बेखुदी के सदके, मगर आज तक न हमने मगर आज तक न हमने तेरे लब पे नाम देखा, तेरे अंजुमन में जालिम, अजब एहतराम देखा, तेरे अंजुमन में जालिम, अजब एहतराम देखा, अजब एहतराम देखा। जी हाँ, वेलकम बैक। आ गया हूँ आपका होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी। कार्यक्रम आज के मेहमान में एक बार फिर आप सभी को पता है कि आज हमारे साथ में हैं। आज के मेहमान आदरणीय श्रीमान मिथिलेश शर्मा जी, उनसे हम साक्षात्कार कर रहे हैं।
तो सर एक बार फिर गीत संगीत मनोरंजन के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत, बंदन, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ सर, बहुत अच्छा आपने ये गीत सुनवाया श्रोताओं को। तो लीजिए, अब हम इस सेशन में आपसे आपके शिक्षा दीक्षा से संबंधित बातें करेंगे। तो स्वागत है आपका सर। तो सर ये बताइए कि आप जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से आगे आप बढ़े और विद्यालय में प्रवेश आपने लिया, तो सबसे पहले विद्यालय में प्रवेश आपका किसने करवाया और विद्यालय का पहला दिन आपका कैसा गुजरा? जी हाँ सर, एक्चुअली हम जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि गांव से आते हैं। जी तो गांव में बहुत जानकारी का अभाव रहता है सर, जी कि दृष्टिबाधित भी पढ़ सकते हैं, इस तरह की जानकारी बहुत कम लोगों के पास। तो जी कई एक तरह की भ्रांतियां थी कि बच्चों को अगर आप स्कूल में छोड़ देंगे तो वो सरकार ही अपने पास रख लेती है सरकार। फिर जी उसके बाद आने नहीं देंगे। कुछ लोग कहते थे कि पैसा देना पड़ता है, हर एक महीने का खर्च बर्च देना पड़ता है। तो हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी थी नहीं, इसलिए भी लोग प्रयास नहीं कर पा रहे थे, मेरे पिताजी माताजी। जी उसके बाद जैसे उन लोगों का था कि अ, मतलब ले तो जाएगा पढ़ाने के लिए, जी लेकिन पढ़ाते पढ़ाते वो उधर ही रख लेगा, और फिर अगर आने भी देगा तो केवल मिलने जुलने दे सकता है, नहीं तो नहीं देगा। तो यह डर भी माता जी को ज्यादा घर करता था कि हम अपने बेटा को कहीं जाने नहीं देंगे, जी जैसा जिएंगे वैसा ही खाएंगे पिएंगे रहेंगे। पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया जी कि एक बार की बात है, हमारे जी पिताजी जा रहे थे कहीं जी बाजार में। जी तो बाजार में एक विद्यानंद प्रसाद सर हैं, जी वो ब्रेल बुक पढ़ रहे थे अपने दरवाजे पे कुर्सी पे बैठ करके। जी तो पिताजी को मन में ये आया कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैक चश्मा लगाए हुए हैं। जी तो जा करके पूछे कि सर आप क्या कर रहे हैं? जी बोला कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो वो ब्रेल किताब पढ़ रहे थे कुछ। अच्छा तो बोला क्या कि हमारे पास भी एक ब्लाइंड बच्चा है, अंधा बच्चा जी है, तो क्या वो भी पढ़ सकता है? बोला हाँ बिल्कुल पढ़ सकता है। अच्छा फिर उन्होंने अच्छे तरीके से पिताजी को समझाया बताया। फिर उन्होंने एक ब्रेल में लेटर लिखा, और भागलपुर नेत्रहीन मध्य विद्यालय जी के नाम से एक प्रिंसिपल को पत्र हमारे पिताजी के पास पकड़ाया कि आप जाइए और जी वहाँ प्रधानाध्यापक को ये चिट्ठी पकड़ा दीजिएगा और बोल दीजिएगा कि विद्यानंद सर ने हाँ आपके पास भेजा है। फिर वहाँ अच्छा गया सर, ये सन है हाँ 27 जनवरी जी 1987 की बात है सर। क्या बात है, क्या बात। हाँ हाँ सर। तो वहाँ गए तो वहाँ भाई पिताजी वहाँ के प्रधानाध्यापक से मिले। उन्होंने कहा कि भाई अ, आप जो इनसे संबंधित सब कागजात है वो लेकर आए हैं। जी उन्होंने कहा कि मुझे जो बताया गया था उतना तो लेकर आया हूँ। तो देखा उन्होंने, तो सब अपना एडमिशन हो गया। और पहला दिन जैसा कि सभी लोगों के साथ होता है जी कि हम गांव से निकल करके शहर की तरफ आए थे, पिताजी मुझे छोड़कर जा रहे थे, तो बहुत दुख हो रहा था। जी छोटे बच्चे होने के नाते बहुत रो भी रहे थे। जी पर ब्लाइंड स्कूल के जो परंपरा है वो आप जी सब भी अवगत होंगे जी कि वहाँ सब साथी अपने गले लगाते हैं, अपने हाथ हाँ, मिलाते हैं। ये तो है, ये तो है। और और एक दूसरे के हाथ पकड़ के घूमना, गले में हाथ डालकर चलना, और हाँ तरह तरह की बातें करना, गोल मनोरंजन गोल की बातें, घूमना। गोल गोल घूमना, है ना। हाँ हाँ तो वो कुछ देर तक तो रोने धोने वाली बात रही। फिर हाँ बाद में देखा कि काफी सारे साथी हाँ हमको लेकर घूमने लगे, बताने लगे, है ना, नंबर रटाने लगे। अच्छा तो हाँ लगा कि यार ठीक है, यहाँ अच्छा लगेगा। हाँ फिर अ, मैं जो है वहां से शुरू किया कि चलो ठीक है, अभी शिक्षा प्राप्त करने आए हैं तो हाँ माता पिता के उससे दूर रहना पड़ेगा।
फिर हाँ, वहां से सर हमारी पढ़ाई शुरू हुई हाँ, और भागलपुर में ही मैं प्रथम क्लास में एडमिशन लिया और ग्रेजुएशन तक पढ़ाई किया। अच्छा, 13 साल तक वहां रहा सर, 14 साल तक। हाँ, हाँ, और बीच बीच में प्रमोशन भी लिया, क्योंकि अच्छा, ये अच्छा, मुझे समझ में आ गई थी कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है हाँ, और पढ़ना भी है, नौकरी भी लेना है। हम गरीब हैं तो हमारी स्थिति अच्छी नहीं है, तो जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक नौकरी कैसे लगेगी। सही ये बात है। और वैसे भी हम दृष्टिबाधितों के पास एक पढ़ाई का ही मेन जरिया जरिया होता है। है ना। बिल्कुल तो सर, हाँ, निश्चित रूप से सही आपने कहा कि पढ़ाई ही एक जरिया है। मैं जी, तो बच्चों को बोलता भी था जब मैं पढ़ाता था, तो जी, कि देखो, नॉर्मल लोग होंगे तो वो फावड़ा चला लेंगे, गार्ड का काम कर लेंगे, झाड़ू पोछा के बर्तन कर लेंगे जी, और कहीं भी कुछ कर सकता है, खेती में काम धाम कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे। जी, और हम दृष्टिबाधित अगर शिक्षा नहीं प्राप्त किए तो जी, हम इन सब चीजों को भी करके अपने जीवन यापन नहीं कर सकते, जबकि नॉर्मल जीवन यापन कर सकता है। हाँ, इसलिए हाँ, शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दो, ये हम्म, मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाता था, बताता था जी, कि हमारी उम्र दो पार्ट में बांट, हम सब लोग अपने उम्र को दो पार्ट में बांट लें जी, और उसको सुख और दुख के हिसाब से उसको अपने स्तर से गिनती करो कि यदि हम 25 साल की उम्र तक ऐश आराम से रहेंगे तो जी, बाकी जो 75 साल की उम्र है वो जी, कष्ट में बीतेगा। और अगर हम अ, अगर 75 साल को आसान बनाना चाहते हैं, सुखद बनाना चाहते हैं, ये 25 साल कष्ट में गुजारना पड़ेगा। सही ये बात बात है। मैं कह करके बच्चों को जो है प्रेरित किया और आज के बच्चे काफी इस बात को लेकर के मतलब याद करते हैं कि सर आपके द्वारा जो मोटिवेशन दिया गया वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो मैं एक्चुअली कह रहा था कि शिक्षा की भी बात कर रहा था। मैं जी, ग्रेजुएशन तक वहीं नॉर्मल कॉलेज है, जी, मारवाड़ी कॉलेज के नाम से। जी, तो वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया। हमारा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी से ग्रेजुएशन रहा। जी, बीए ऑनर्स किया मैंने। जी, संगीत से प्रभाकर किया सर। अच्छा, अच्छा, क्या बात है। और बहुमुखी प्रतिभा के धनी है हाँ, हमारा। तबला, हाँ, हारमोनियम, ढोलक, बेंजो, नाल, बांसुरी, जी, कीबोर्ड, ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हैं, है ना, जी, जी, जिसको मैं बजा लेता हूँ अपनी जरूरत भर का। जी, मेरा संगीत से मुझे बहुत ज्यादा लगाव है। साथ में हमने आ, ये टेलीफोन ऑपरेटरिंग की ट्रेनिंग किया, जी, टीचर्स ट्रेनिंग किया जो सीनियर डिप्लोमा हाँ, कहलाता अभी है। अगले सेशन में हम इस पे उपलब्धियों पे जब आएंगे हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल मेरा ये कहना है कि आप बताइए कि विद्यालय जैसे आप विद्यालय में आए वहाँ की एक तो सुख सुविधाओं के बारे में बताइए जो आपको लगता हो कि कुछ अभाव था, कैसा खाना पीना था, कैसा साथियों के साथ आपका रहन सहन था, आपके और जो सहपाठीगण थे उनके साथ कैसा व्यवहार था आपका। एक्चुअली सर, बिहार की बात जहाँ तक करेंगे ना, जी, तो बिहार को जानते ही हैं आप सब लोग और देश के लगभग सभी लोग जानते हैं। जी, ये थोड़ा सा पिछड़ा हुआ एरिया में आता जी, है ना। तो विद्यालय में बहुत ज्यादा सुविधा नहीं थी सर, जी, बताऊं आपको। जी, बहुत जैसे अन्य जगहों में मैं सुना हूँ या जी, अनुभव भी किया हूँ, उपभोग भी किया हूँ, जी, उस तरह की सुख सुविधाओं का वहाँ अभाव रहा है। जी, सिंपल सब्जी, चावल, दाल, ये रात का भोजन हुआ करता था। और जी, अ, दिन में भी वही लगभग, है ना। और नाश्ते में एक पोहा जिसको आप लोग बोलते हैं, उसको हाँ, हम हाँ, लोग हाँ, बिहार में हाँ, चूरा बोलते हैं। चूड़ा, चूड़ा, हाँ, चूरा, तो वो हमें नाश्ता में थोड़ा सा दे दिया जाता था। सुबह में हाँ जी, चना भिगो करके जो है, और गुड़ का कुछ एक ढेला, जी, ये पकड़ा दिया जाता था। अच्छा, इसी इसी हाँ, तरह के भोजन की सुविधा थी। हाँ, और रहन सहन भी बहुत बहुत अच्छा नहीं था। हाँ, एकदम हाँ, पतली सी दरी हुआ करती थी, उसको चौकी पर एक तखत जिसको बोलते हैं, जी, जी, सॉरी, तो उस पे बिछा करके सोना होता था। जी, गद्दे उद्दे की कोई बात नहीं होती थी। जी, और बड़ी मुश्किल से जो है समय गुजरता था। जैसे पानी वानी का बड़ा अभाव रहा करता था। हम जी, लोग बाल्टी से पानी भर भर करके दूसरे जगह से लाते थे जब कभी बिजली चली जाती थी या जी, कभी नल खराब हो गया तो।
ऐसी दृष्टिकोण में हम लोगों को ये सब परिस्थितियों का जो है सामना करना पड़ा है। तो सुविधा बहुत ज्यादा अच्छी आज भी नहीं है दृष्टिबाधित ब्लाइंड स्कूल की। जी हाँ, कहते हैं ना कि अभाव में ही व्यक्तित्व का प्रभाव नजर आता है। जी हाँ, तो बहुत अच्छी बात की। अब मैं उस समय के आपके कोई दोस्त वगैरह हो, या जो आपके प्रिय शिक्षक जिनकी याद आपको अभी भी आती हो, प्रिय दोस्त की, प्रिय शिक्षक की, तो उनके बारे में आप बताइए, जिसे आपका दोस्त विशेष तो आज लगाव भी हो। मैं काफी सारे दोस्तों से जुड़ा हूँ सर, विद्यालयी दोस्त से, जी जिसमें सबसे जो प्रिय और सबसे जो हमारे नजदीक रहे हैं जी बचपन से लेकर के आज तक, जी। उसका नाम है संजय कुमार दिनकर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, हाँ। जिनके यहाँ रह करके मैं साल 1.5 साल पढ़ाई भी किया हूँ जी 10वीं करने के लिए। जी और उनका साथ बहुत भरपूर रहा है। जी और साथ में तो बहुत सारे हैं, लालू प्रसाद यादव जी है, जी राजेश कुमार सिंह जी जी है ना, और अ, बाकी तो प्रदीप जी हमारे सहपाठी रहे हैं। जी इस तरह से काफी सारे साथियों से अभी भी मैं जुड़ा हूँ, जी जिनसे की बातचीत होती रहती है। और पहले की बात सब हम लोग यादों में ला ला करके उसको तरोताजा करते रहते जी हैं। जहाँ तक शिक्षक की बात है, जी तो शिक्षक हमारे यहाँ 4 हुआ करते थे। जी अब उनमें से एक ही अब जिंदा है, बाकी तो सब स्वर्गवास हो गए। जी सबसे जो हमारे आदरणीय और आदर्श मॉडल रहे, जी। वो रहे हैं श्री भोला गोप, जो अच्छा अच्छा। म्यूजिक के टीचर थे, जी पर जी। वो नॉलेज वाइज ऑलराउंडर थे। चलिए, मैं उन्होंने हमें संस्कृत सभी भी पढ़ाया। श्रोताओं की तरफ से उन्हें प्रणाम कहता हूं कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से अपना सारा गुण आपके अंदर जो डाला है, और आप समाज का विकास कर रहे हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। चलिए सर, अच्छा, कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो क्या है कि जो है उन वो सब कुछ में परिपूर्ण थे। जी उतने ही अच्छा, जितना अच्छा संगीत जानते थे, जी उतना ही अच्छी अंग्रेजी भी थी उनकी, जी उतना ही सुंदर संस्कृत भी, जी है ना, उतने जी। ही सुंदर हिंदी भी। और ब्रेल पर तो इतनी अच्छी पकड़ की कि मत पूछिए। मतलब अगर रेडियो में आ रहे हैं, हाँ, तो मतलब रेडियो के गीत सुनते सुनते वो लिख लेते थे। अच्छा अच्छा, और क्लियर ब्रेल कमाल। शुद्धता के नाम पर मतलब समझिए कि 100 में 100%। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या तो बात है। बहुत योग्य शिक्षक थे। हाँ और उनका असर, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम हाँ। हमारे ऊपर भरपूर रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ। चलिए, तब तो बहुत बढ़िया रहा। और विद्यालय कालीन जीवन में कुछ ऐसी शरारतें, कुछ ऐसी बातें जो आपको याद आती हो कि काश एक बार फिर प्रवेश मिल जाता विद्यालय में, तो वही जीवन बिताने का मन करता, कभी कभी लगता है ना। तो उस समय की कुछ ऐसी बातें जो आपको अभी भी कभी याद आती हैं, अब बताना चाहे हमारे श्रोताओं को। एक्चुअली क्या है कि अ, बच्चे, मैं तो शरारत कम करता था, लेकिन जो हमारे मित्र थे, जी। वो मुझसे शरारत ज्यादा किया करते थे। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ उसका उसका कारण मैं बताऊं कि जब मैं हाँ। मेरी बचपना थी, जी। तो उस समय आवाज मेरी बहुत पतली थी। अच्छा। हाँ ठीक है, तो वो मुझे हाँ सभी साथी हाँ। हेमा मालिनी कह करके पुकारा करते। अरे क्या बात है। हाँ ठीक है, हाँ तो हाँ ये है। और जैसे मैं मीट मछली अंडा वगैरह नहीं खाता था, हाँ तो हाँ लोग मुझे जबरदस्ती जो है ना, हाँ हाँ। अपना हाथ में कुछ लगा करके कुछ भी वो नाक में सुंघाना, या फिर क्या अच्छा। कहते हैं, हम्म, टांग करके ले जाना, है ना, हाँ बातें हाँ करना, या हाँ समोसे उमोसे में कुछ से कुछ मिला करके खिलाना और कहना कि तुमको भ्रष्ट कर दिया, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो इस तरह के जो है शरारतें बहुत हुआ करती थी। अच्छा। और हम लोगों का ज्यादातर समय जो है ना सर, हाँ हाँ एक तो घूमने फिरने के साथ साथ हाँ जो हाँ ज्यादातर समय कटता था, वो कटता था संगीत में ही सर। हाँ। मैं आपको बताऊं, एक छोटा कमरा हुआ करता था विद्यालय में,
हम्म, वहां हम लोग जुड़ जाते थे। हम्म, नहीं कुछ तो नीचे तखत को ही बजाते थे। हम्म, बेंजो हुआ करता था, बेंजो बजाते थे हमारे संजय दिनकर भाई। और हम्म, उस पे जो है हम लोग गाना, उछलना, कूदना, है ना, हम्म, मतलब काफी इंजॉय उसी में किया करते थे। ज्यादातर टाइम हम लोगों का संगीत में ही गुजर जाता था। हम्म। ये बाद में फिर ये भाव आया कि कंपटीशन में कुछ पढ़ाई भी करना है, तो फिर हम लोग कंपटीशन किए अंग्रेजी सीखने की। फिर अच्छा। अंग्रेजी भी हम लोगों ने काफी कुछ प्रयास करके सीखा। हाँ, हाँ। तो 2-3 भाषाओं पे जो है हमारी पकड़ हो गई थी। संस्कृत भी उतना ही अच्छा, अंग्रेजी भी, हिंदी भी। अच्छा। तो इस तरह से जो है काफी हम लोगों का जो है वो विद्यालय बहुत ही, मतलब समझिए कि यादगार पलों में से एक पल वो भी। क्या बात है, क्या बात। अच्छा, आपको खाने में सबसे ज्यादा कौन सा व्यंजन पसंद है? खाने में मैं सिंपल भोजन ही पसंद करता हूँ, है जी, ना। जी, सिंपल भोजन, बहुत ज्यादा तली तलाई भी ना हो, बहुत ज्यादा कुछ भी ना हो। हमें जी, सिंपल भोजन, चावल दाल रोटी सब्जी, है ना, जी, प्रतिदिन मिलता रहे, जी। इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी तो तीज त्योहार के रूप में जो भी कुछ मिल जाए सब ग्राह्य है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और खेल वोल में कोई इंटरेस्ट, आपका कोई फेवरेट खेल हो या अन्य कोई हॉबीज हो आपकी? नहीं, खेल में भी हमारा बहुत ज्यादा नहीं रहा। जी, क्रिकेट कभी थोड़ा बहुत किया था, खेलने की कोशिश। मेरा एक आध बार चोट लग गई तो फिर जी, मजा नहीं आया, छोड़ दिया। जी। कबड्डी में ज्यादातर खेला करता था, बहुत बचपना में जब शुरू में। हाँ। बहुत बढ़िया सर। क्या बात है। कबड्डी हाँ, खेला करता था, है ना। हाँ, 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 बाकी बाकी लोग जो समय खेलने कूदने में लगाते थे, हाँ, हम हाँ, ज्यादातर हारमोनियम वगैरह सीखने में, तबला सीखने में, ढोलक सीखने में, हाँ, हाँ। सितार गिटार सीखने में, इन्हीं सब चीजों में लगाते रहे हैं। अच्छा। तो हम ज्यादातर इन्हीं से उलझे रहे हैं। तो बहुत अच्छा रहा है आपका विद्यालयीन कालीन समय। अच्छा, अब ये बताइए कि जो हमारे दृष्टिबाधित गुमनाम हो गए हैं और उनको पढ़ाई लिखाई से वो अपने आप को विरक्त कर लिए हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? खैर मैं उसके लिए तो बताऊं जी, कि एक एनजीओ भी हमने तैयार किया है, बनाया जी, है। जी, ये बात अलग है कि हम उसमें बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए जी, और रजिस्ट्रेशन नहीं उसका नहीं हो पाया। जी, एक है मतलब दृष्टि दिव्यांग उत्थान केंद्र, जी, एक करके। जी, उसमें हमने एक सोच डेवलप किया था सर, जी, कि जितने लोगों का की उम्र नौकरी से ऊपर की हो गई है ना, जी, जी, या जो पढ़ लिख नहीं पाए, जी, उनको मैं सोचा था कि काफी कुछ जी, शिक्षा दे करके जी। उनको अपने पैरों पे खड़ा करना है, जो हमारी सोच है। तो बहुत जिसमें बहुत अच्छी। जैसे जिसमें मैं बताना चाहूंगा जी, कि जैसे मोटर बाइंडिंग, आजकल मोटर का बहुत उपयोग होने लगा है। घर के हर एक कामों में आप देखेंगे कि मोटर का भरपूर उपयोग हो रहा है। जैसे मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, जी, फ्रिज है, और भी तमाम चीजें हैं, है ना। जी, तो पंखा है, कूलर जी, है जी, ना, हीटर है। तो इन सब चीजों में हम्म, लगभग जरूरत पड़ते ही पड़ते हैं, है ना, फ्लोर वगैरह में, हीटर जी, में तो नहीं। जी, तो क्या है कि मैं सोचा था कि मोटर बाइंडिंग सिखाना है। जी, उसके बाद आईटीआई जो होता है, जी, आईटीआई जैसे कि नट बनाना, बोल्ट बनाना, है ना, वाशर बनाना, है ना, जी, सभी जी, प्रकार के, सभी तरह के वो जी, घिस घिस करके, काट करके, मशीन के माध्यम से, जैसे कुछ कुछ जगहों में सिखाया भी जाता है, जैसे देहरादून हो गया, जी, मैंने सुना है ना, जी, फरीदाबाद हो गया, हाँ, जी, इन सब जगहों में ये जैसे बीआरए हो गया। जी, तो ये इन सब जगहों में जो है सुना है कि मतलब आईटीआई के रूप में कुछ ना कुछ सिखाते हैं। हमने एक दो जगह देखा भी है, घिसते पीटते काटते पीटते सब देखा है, मशीन मशीन चलती रहती है। जी, तो मैं तो ये सोचा था ये करना है। दूसरा मैं सोचा था सर कि जैसे कि लेडीज जो है, जी, उसको गद्दा का कवर, जी, कंबल का कवर, तकिया का कवर, ये सीधे सीधे होते हैं। जी, नाप करके काटने के लिए सिखा दिया जाए तो जी, मशीन मशीन चला करके ये सीख सकती हैं। जी, अचार, पापड़ ना, जी। नमकीन, है ना, ये सब राखी चीजों, बनाना, मेला राखी बनाना, बनाना, हाँ माला हाँ बनाना, माला, जी, हाँ। इन सब जी, चीजों के लिए, अच्छा, पैकिंग करना, है ना, जी, जी, इन सब चीजों की शिक्षा दिया जाए और उनको लोन उपलब्ध करा दिया जाए, जिससे कि अपने घर पर बैठ करके वो अपने जीव को उपार्जन कर सके, है ना। जी,
तो इस तरह के हमने बहुत सारे योजनाओं को रेखांकित कर रखा है, जी। इसको कि करना है, अभी तक कर नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं कोई बात सब नहीं, साथियों को जरूर आपने जो सपना देखा है भगवान आपका वो साकार करेगा। और अब यहाँ पे ये बताइए कि मतलब शिक्षा दीक्षा में कोई चीज जो अभी तक आप ना बता पाए हो या जो मेरे से छूट गई हो, कुछ अनछुए पहलू जो आप श्रोताओं को कुछ और बताना चाहें। हाँ, शिक्षा दीक्षा में मैं बता रहा था कि जैसे हमने ग्रेजुएशन किया, फिर जी टीचर ट्रेनिंग की, टेलीफोन ऑपरेटिंग किया, है ना, जी स्टेनोग्राफी की, जी फिर बाद में नौकरी लगने के बाद मैंने MBA किया, मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन HR, जी मानव संसाधन विभाग से। जी तो ये भी एक हमारी डिग्री है ना। जी और बाकी तो ये है कि इन्हीं सब चीजों को डेवलप करके अपने लाइफ को मैं काफी कुछ आगे बढ़ाने का प्रयास किया, है ना। जी। तो तो बहुत अच्छा लगा। तो अब इस सेशन को हम समाप्त कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपसे आपके पसंद का एक गीत और अपने सुनने वाले श्रोताओं को हम सुनवाना चाहते हैं। तो सर, यहाँ पर कौन सा गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाएंगे आप? इसमें आपने दोस्तों की पुरानी यादों की चर्चा करी है आपने, जी जी तो जी उसमें एक गजल मुझे और याद आती है जी। कि मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, कहीं दोस्त बन के दगा तो न दोगे। क्या बहुत बात शानदार है, गजल एक है। लाइन इसे भी गा ही दीजिए। बहुत अच्छी गजल है तो। हाँ इसको जी मैं सुनाता हूँ। जी मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, कहीं दोस्त बन कर दगा तो न दोगे, कहीं दोस्त बन कर दगा तो न दोगे, करते हो प्यार मुझसे दगा तो न दोगे, दिल को लगा कर हटा तो न लोगे, कहीं दोस्त बन कर दगा तो न दोगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सभी श्रोतागण से निवेदन है कि आप कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी साक्षात्कार चल रहा है और अभी बहुत सारी चीजें आपको सुनने के लिए मिलेंगी। तो लीजिए आनंद इस सुंदर सी गजल का। आदरणीय मिथिलेश शर्मा जी के पसंद पर हम आपको एक गजल सुनवा रहे हैं और जल्द ही मिलते हैं फिर एक बार फिर आप सभी के समक्ष। शुक्रिया। मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, नहीं बुलाएंगे। मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, कहीं दोस्त बने के दगा तो न दोगे, कहीं दोस्त बन के दगा तो न दोगे, मेरे प्यार को भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को भुला तो न दोगे, कहीं दोस्त बन के दगा तो न दोगे, कहीं दोस्त बन के दगा तो न दोगे, करते हो प्यार
शराबी ना हूँ शराबी ना हूँ शराबी ना हूँ शराबी तो क्या है खराबी ना हूँ शराबी तो क्या है खराबी ना हूँ शराबी तो क्या है खराबी अपने नजर से तेरा तो न दोगे मुझको शराबी बना तो न दोगे मेरे प्यार को भूला तो न दोगे मेरे प्यार को भूला तो न दोगे कहीं दोस्त बन के लगा तो न दोगे कहीं दोस्त बन के लगा तो न दोगे जी हाँ, वेलकम बैक। आ गया हूँ एक बार फिर मैं, वही जानी पहचानी आवाज जो अक्सर आप सुनते हैं। जी हाँ, आपका होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी। कार्यक्रम चल रहा है आज के मेहमान, और आज के मेहमान हैं हमारे बीच श्रीमान आदरणीय मिथिलेश शर्मा जी। तो एक बार फिर सर, आपका गीत संगीत और मनोरंजन के स्टूडियो पे बहुत बहुत स्वागत, बंधन एवं अभिनंदन है। स्वागत है सर। फिर से अपने सभी साथियों को बहुत बहुत आभार। आप इसमें शामिल होकर के सुन करके इससे कुछ प्रेरणा और कुछ सीख भी ले सकते हैं और कुछ जो है जीवन के अनछुए पहलुओं के बारे में जानकारी भी प्राप्त होगा। तो संतोष सर का बहुत बहुत आभार कि इस तरह का अवसर आपने दिया सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। सौभाग्य मेरा भी है, परम सौभाग्य मेरा है कि आप हमारे इस विनती को स्वीकार किए और हमारे इस स्टूडियो में आप आए और अपना कीमती समय दे रहे हैं। तो सर, इस सेशन में हम आप अब तक की जो भी जीवन की यात्रा आपकी रही है, उससे में हो रही उपलब्धियों के संदर्भ में हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, ताकि हमारे श्रोतागण जो है बहुत कुछ सीख सके और बहुत कुछ समझ सके, है ना। क्योंकि कहा गया है कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जीवन में रहकर कुछ नाम करो। तो आइए सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि अब तक की जीवन यात्रा में जो अब तक आपने जिंदगी बिताई है, ऐसे कौन कौन से क्षण आए हैं जो आप सबसे ज्यादा दुखी हुए हैं, और ऐसे कौन कौन से क्षण आपके जीवन में आए हैं जो आप बहुत खुश हुए हैं? उन पलों का विवरण दे दीजिए। सर, सबसे दुखद पल जो रहा है जी वो मेरी माता जी की मृत्यु का पल रहा है। जी एक समय था जी कि जब मेरी माता जी बीमार थी तो उनको ठीक करने के लिए बहुत प्रयास किया अच्छा कि डॉक्टर से हो जी या तंत्र मंत्र करने वाले हो और भी तमाम जो है जी देवी देवता है, सभी लोगों से हमने अनुनय विनय विनती और अपना प्रयास किया। जी पर जब माता जी नहीं रही जी तो मन बड़ा दुखित हो गया। जी और मैं आपको बताऊं कि मेरे मन में ये आ गया जी कि संसार में कोई देवी देवता कोई भी चीज नहीं है, जी व्यर्थ की चीजें हैं। जी। और मन में एक वैराग्य सा उत्पन्न हो गया। अरे अरे, हमारे जैसे और हाल हो गया आपका। जैसे हमारे पापा 2022 में खत्म हो गए थे, तो 2 साल के लिए हमने सोशल मीडिया छोड़ दिया था। हाँ हाँ हाँ, जी वही। जी तो क्या जी हुआ कि मैं जब मेरे मन में ये दुख उत्पन्न हुआ जी तो मेरे मन में आया कि यार एक बात बताओ ना कि व्यक्ति कोई भी अपने घर पे गार्ड क्यों रखता है? जी। वो इसलिए रखता है कि हमारे घर की सुरक्षा करे। हाँ कोई हाँ भी बॉडी गार्ड क्यों रखता है? कि जी ताकि उसकी सुरक्षा जहाँ कहीं भी जाए तो वो गार्ड करे। जी उसी तरह हम भगवान की पूजा पाठ, भगवान को मान सम्मान प्रार्थना आदर भाव और क्यों करते हैं? इन्हीं वजहों से तो करते हैं कि जी जब हमारी मजबूरी आए, कोई परिस्थिति आए, जी कोई दुख हो, तो उस समय हमारे प्रभु हमारे साथ हो, है ना, उस समस्या का समाधान करे, जी जिस भी रूप में हो, जैसा भी हो, है ना।
जी तो जब हमारी माता जी रही नहीं, मैंने उनको आ, मन्नत भी मांगे कि ये दिन आज ये चढ़ाऊंगा, ये अगर ऐसा हो जाएगा तो ये करूंगा वो करूंगा, क्या लेकिन हम्म उसके बावजूद भी जब मेरी माता जी नहीं रही तो फिर ऐसे देवी देवताओं को पूजने पाठने से क्या होगा, छोड़ क्या देंगे। फायदा, हाँ बिल्कुल और फिर बिल्कुल। मैं चला गया कबीर मत में। अच्छा। और कबीर साहब के बारे में जानकारी लेना देना सब कुछ का काफी कुछ किया। जी और 1 साल 1.5 साल में मैं काफी कुछ उस उस क्षेत्र में भी काफी कुछ अर्जित किया। जी। तो ये भी एक हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि अच्छा, कबीर कबीर के बारे में आपने जाना है ना, संसार क्या है उनके उसमें। हाँ 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 हाँ। जी जी तो फिर उसके बाद जो है जी धीरे 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 हमारी लाइफ में एक कुछ ऐसी बात हुई, सामाजिक घटनाएं घटी, जी। जिसके वजह से ये लगा कि यार तो बहुत बेकार है, हम कुछ करके दिखाएंगे। अच्छा अच्छा, क्या बिल्कुल हुआ बिल्कुल, यही तो जी, पॉजिटिव माइंड होता है। हाँ हाँ कुछ करके दिखाएंगे। क्या हुआ जी कि मेरे पिताजी एक्चुअली दूसरी शादी कर लिए, जी तो हमारे साथ सही व्यवहार नहीं करने लगे। जी तो मैं उनसे पढ़ने के लिए पैसा मांगा। जी तो गांव के जो लोग थे जी। उसमें से कुछ भले भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं, तो उन्होंने कहा हम्म, क्या हाँ कि अरे पिताजी तुम्हारे गरीब हैं तो तुमको पैसा कहाँ से दे पाएंगे, अब तो तुमको इतना दूर तो बढ़ा दिया, बहुत कुछ किया हम्म है, अरे हम्म। पैसा ही चाहिए तो पैसा तो अब तुम खुद कमाओ, अच्छा। गाड़ी में बहुत सारे लोग घूमते हैं, हम्म जा करके घूमो तुम्हें भी पैसा मिलेगा। हम्म। हमने कहा कि यार इतना पढ़ लिख करके भी अगर मैं गाड़ी में भीख ही मांगूंगा, है हाँ तो ना, फिर पढ़ाई क्यों मैं। हाँ तो फिर पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है। सही बात है। फिर पिताजी से विवाद हो गया, पिताजी से अलग हो गए हम्म। 98 99 में 98 में। जी। और फिर भाई क्या बताएं संतोष सर, हम हाँ। अपना पूरा भरपूर हम्म। जतन करने लगे। जी और विद्यालय खोला संगीत का, जी उसमें 30-35 लड़के लड़कियां संगीत सीखने लगे। जी हमारा 300-400 रुपए हम प्राप्त करने लगे, कमाने लगे। जी तो उसमें मेरा जीवन यापन तो हो जा रहा था सर, जी। लेकिन मुझे लगा कि इसके बाद हम कुछ और नहीं कर पाएंगे, केवल अपना पेट भर पाएंगे, क्योंकि खेती हाँ बाड़ी से कुछ अनाज आ रहा था जी और 400-500 में साग सब्जी दाल की व्यवस्था हो जा रही थी। जी फिर मैं वहां से टर्न अप हुआ और ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फिर मैं देहरादून गया, वहां शॉर्ट की ट्रेनिंग लिया। वहां से लौट करके आए तो हमारे जितने भी संगीत के जो विद्यार्थी थे वो सब जी। तितर बितर हो गए थे। अच्छा। तब हाँ, अब मेरे जीवन को चलाने में बड़ी परेशानी होने लगी। जी और फिर मैं बड़ा दुख से जीवन गुजारने लगा। एक टाइम खाना, रात में, दिन में घूम घाम करके टाइम गुजार लेना, इस तरह हम्म। से परेशानी जब हुई जी तो मैं कहा कि अब क्या करा जाए। तो फिर कुछ साथी के सहयोग से जी। एक विद्यालय में चला गया। अच्छा। 500 रुपया का महीना दे रहा था, वहां पे 500 रुपया दे करके मैं साल भर वहां पढ़ाया। जी वहीं पे जानकारी मुझे मिली कि टीचर्स ट्रेनिंग अगर कर लेते हैं तो जी। जो यहाँ 500 मिल रहा है वो हाँ। आपको 3,000 रुपया मिलने लगेगा। अच्छा, फिर मैं प्रेरणा वहीं और से मिली आपको। हाँ हाँ, तो फिर वहां से प्रयास करते करते टीचर्स ट्रेनिंग में अपना दाखिला करवाया। जी देहरादून से सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल डिप्लोमा जो कहलाता है, टीचर्स ट्रेनिंग वहाँ जो सिखाया जाता है जी। वो हमने किया। फिर वहां से लौट करके आए तो वहाँ हमारे गुरुजी से संपर्क हुआ, जो जी। अ, वीरेंद्र सिंह साहब हैं, अच्छा। बीडीओ रहे हैं वहाँ हाँ पे, हाँ। अभी तो रिटायर हो गए, जी ब्रेल डेवलपमेंट ऑफिसर। जी उनसे निवेदन किया, फिर जैसे तैसे करके मैं बनारस ब्लाइंड स्कूल में आया। फिर वहाँ जो है मुझे शिक्षक का पद मिला, सहायक शिक्षक का। जी वहाँ भी हमने भरपूर मेहनत किया जी और फिर वहाँ जो है 4 साल में पढ़ाया हूँ। लगभग 250 बच्चे थे वहाँ, जी। 255 अच्छा। बच्चे। उन सब के साथ ही मिलकर के खूब काफी शिक्षा आदान प्रदान किया सर। जी वहीं से फिर वैकेंसी आई और मुझे पता लगा कि एनटीपीसी में वैकेंसी आई है। फिर वहां मैं एनटीपीसी में अप्लाई किया, जी वहां हो गया सर। तो दुख के पल तो मेरे वो बहुत गुजरे हैं सर, बहुत कष्ट में, है ना। जी फिर यहाँ जब एनटीपीसी में आ गया तो फिर जी जीवन का एक बहुत नया सवेरा हुआ। जी और उस हमारी शादी में जब बनारस ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा रहे थे तो उसी वक्त हो गई थी, बेरोजगारी में।
क्योंकि कोई खाना बना करके देने वाला नहीं था, जी परिस्थितियां गंभीर थी। जी तो हो गई थी। फिर उसके बाद वाइफ साथ में आई यहाँ ये रहे एनटीपीसी में। जी। और कहाँ फिर पर है तो वर्तमान में? वर्तमान में मैं अभी एनटीपीसी रिहंद नगर, सोनभद्र, यूपी, जी। नियर बनारस, अच्छा अच्छा। जी। बहुत वहीं पे। बहुत अच्छा इलाका है वो, पहाड़ भी वहाँ पर हैं, और बहुत मतलब घूमने फिरने के लिए एक पर्यटन के तरीके से भी वो है। हाँ, बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। जी हाँ, मतलब अच्छा लगता है। जी शांति एरिया है। जी। तो बहुत अच्छा लगता है सर। हाँ तो मैं फिर इधर एनटीपीसी में आ गया, तो सर फिर तो मतलब जीवन के सुख के पल आए, और फिर उसके बाद ही मेरे तीनों बच्चे हुए हैं। जी फिर यही शिक्षा दीक्षा हुए बच्चों को, फिर हायर एजुकेशन में चले गए। जी। तो बस जिंदगी चल ही रही है, और कुछ आप पूछे तो फिर बताता हूँ। नहीं, ये तो बहुत बढ़िया बात है, और आपने अपने बच्चों को भी अच्छा संस्कार दिया है। आज बच्चे जहाँ तक पहुंचे हैं वो अपने माँ बाप पर गर्व कर रहे होंगे। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप अब तक की जीवन यात्रा में आपको कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त हुई, और ऐसे कौन कौन से चीज आपके रह गए हैं जो आप चाहते थे कि और हम कुछ कर पाए लेकिन वो नहीं पूरे हो पाए। मतलब कौन कौन से सपने आपके अब तक साकार हो चुके हैं और कौन कौन से अधूरे रह चुके हैं, इस संदर्भ में प्रकाश डालिए। उपलब्धि है तो सर, मैं मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जो बदलता गया समय, जी तो प्राप्त होती गई। जी। सभी साथियों का बड़ा सहयोग रहा। अच्छा। जैसे सबसे पहली उपलब्धि, चाहे गुरुजी के माध्यम से वो हमारा नामांकन हो जाना है ना, गांव के बच्चे होने के बाद दूसरे शहर में एडमिशन हो जाना। जी उसके बाद की उपलब्धि, ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन के बाद जो अपने स्टेनोग्राफी की ट्रेनिंग की, फिर विद्यालय चलाया, एक प्राइवेट, ब्लाइंड होने के बावजूद भी प्राइवेट विद्यालय चलाया, जी सर्वोदय संगीत महाविद्यालय। ये भी हमारी एक उपलब्धि में रही है ना। जी फिर उसके बाद ये जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हमने प्राप्त करी, वो भी हमारे जीवन की एक उपलब्धियों में से एक है। जी जैसे एमबीए जनरली हम लोगों के पहले तक जी। ब्लाइंड लोग बहुत कम कर पाते थे। हाँ, ये तो है। एमबीए, मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम्म। ये भी एक हमारी उपलब्धियों में से एक है ना। अच्छा, आपने और ये भी डिग्री की है? हाँ सर। अरे क्या बात है सर, कमाल हैं सर आप। हाँ। सर सर चलिए। फिर उसके बाद जो है, मान लीजिए उपलब्धियों में, अब प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना, शिक्षक बन करके, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। जी उपलब्धियों में जैसे कि गांव में एक बहुत मानिंद गायक कलाकार के रूप में, गांव मतलब भले ही आप ये कह सकते हैं कि अंधों में काना राजा, अच्छा। लेकिन हाँ, पर ये है कि मुझे बड़े हाँ हाँ। लोग मानते थे, प्यार करते थे, है ना। जी। और महंत जी कह करके बुलाते थे गांव में, है ना। अच्छा। तो हाँ। ये उपलब्धि हमारे संगीत के क्षेत्र में बहुत बढ़िया रहा है। जी उसके बाद उपलब्धियों में जैसे कि हम बनारस ब्लाइंड स्कूल में शिक्षक बन करके जाना, और 250 बच्चों को, है ना, अ, के बीच में रह करके जो हमें प्राइमरी तक की शिक्षा देना था बच्चों को, उसमें जो हमने दिया है, जी वो भी एक हमारे जीवन की उपलब्धियों में से एक है। जी एनटीपीसी जैसे कंपनी में आकर के और वर्कमैन में हमारी नौकरी लगी, जी। और 10-12 साल, 15 साल तक हमने सामान्य नौकरी करता रहा। फिर धीरे धीरे प्रमोशन होते होते आज जूनियर ऑफिसर तक पहुंच जाना, ये भी एक बहुत बड़ी, बहुत अच्छा बड़ी बात है। हाँ। है ना। जी तो ये सब चीजें हैं सर। अब बात रही अब दूसरे पार्ट का, जो आपका हाँ एक हाँ प्रश्न हाँ। है जी कि हमारे जीवन का जो वो सपने, हाँ, हमारे जीवन सपने। के जो सपने जी जिसको कि हमने पूरा नहीं किया, हाँ। उसके लिए मैं प्रयासरत्न हूँ। जी जैसे कि मैं पहले पार्ट, सेकंड पार्ट में मैंने चर्चा किया था। जी ये एक मैं एनजीओ शुरू किया हूँ, जी। और उसमें कम से कम 29 साथी हमारे साथ में है जुड़े हुए। अच्छा अच्छा। हाँ, सभी दृष्टिबाधित हैं, और सभी लोग नौकरी में हैं। जी 2 साल तक मैं उसको चलाया हूँ, जी हाई स्कूल के रूप में। जी। और हमारी इच्छा थी कि उनको मैं मॉडर्न स्कूल, अच्छा। जैसे नॉर्मल लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाता है, जी मैं सोचा था कि ब्लाइंड बच्चे भी क्यों नहीं इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश स्कूल में पढ़े।
अच्छा तो अच्छा, एक, क्या हाँ, बात तो है। एक हाँ स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम टाइप का मैं हाई स्कूल खोलना चाह रहा हूँ। जी दूसरे जो मेरे सपने हैं कि जो पढ़ने लिखने के योग्य हैं वो तो ठीक है, जी जो पढ़ लिख नहीं पाए या पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी नहीं लग पाई, जी उनको स्वरोजगार देना। जैसे कि एक आटा चक्की, जी आटा पीसने के लिए सिखा देना, गेहूं पीसने के लिए, है ना, जी आटा चक्की की जानकारी दे देना। जी बाजार में जाना, जी जैसे पापड़ उपड़ को, पापड़ है, अचार है, इन सब के लिए दुकान में जा जा करके जी एक स्किल डेवलप करना कि हम कैसे दुकानदार से, होलसेलर से बात करें, जी अपना प्रोडक्शन को कैसे बेचें, इन जी सब की ट्रेनिंग देना जो है मेरा एक उद्देश्य है। जी और उसी के माध्यम से मैं देना चाह रहा था। उसमें बहुत सारे, मतलब दसियों 12 ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जी जिस पर मैं काम करना चाह रहा हूँ। जी और वो दृष्टिबाधित करेंगे। हाँ जैसे कि हाँ असेंबलिंग करना है, जैसे कि वॉशिंग मशीन का असेंबलिंग है, जी जैसे कूलर का असेंबलिंग है, जी ब्लोअर का असेंबलिंग है, हीटर का असेंबलिंग है, ये सब करना है तो बहुत आसानी से कर लेगा, क्योंकि मैं कर लेता हूँ अच्छा, क्या अभी तक। बात है सर। हाँ, हाँ 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 अभी तक मैं जो है कूलर, ब्लोअर, हाँ हीटर, हाँ, पंखा, अच्छा, इन सब चीजों को ठीक कराने के लिए कभी गया नहीं। जो कुछ दिया क्या बात है, क्या तो ये क्या मैं ठीक बात है, कर इस लेता हूँ। क्षेत्र में भी आप कमाल के आर्ट आपके अंदर है। हाँ हाँ, सर, तो ये सब जी चीज है, तो ये सब चीज मैं चाहता हूँ कि अपने उन भाइयों को सिखाना जो बेरोजगार खाली पड़े हैं गांव में, जी उनको अपना स्वरोजगार देना, दिलाना, है ना। जी, तो ये भी एक हमारा सपना है। अब देखिए ये कब तक पूरा होगा। हाँ, अवश्य पूरा होगा, क्योंकि कहते हैं कि सोच बदल कर देखो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदल कर देखो तो नजारे बदल जाएंगे, क्या कश्ती बात, को बदलने की जरूरत नहीं है यारों, दिशा बदल कर देखो तो किनारे बदल जाएंगे। तो क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अवश्य होगा। और इस संदर्भ में हम समय समय पर आपसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। अब आपके उपलब्धियों के संदर्भ में कोई ऐसी चीज छूट गई हो मेरे से जो आप बताना चाहते हैं, जो वर्तमान पीढ़ी को कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि स्थिति कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, इंसान को घबराना नहीं चाहिए, निराशा में ही आशा ढूंढनी चाहिए। तो इस संदर्भ में आज के निराश युवा वर्ग को, हताश युवा वर्ग को आप अपने मुखारबिंदों से कुछ संदेश दें, तो संभवतः हमारा दृष्टिबाधित वर्ग के लोग यदि आपके संदेशों को सुनेंगे तो जरूर कुछ न कुछ अमल करके अपनी जिंदगी को एक दिशा और सही दशा प्रदान करने में सक्षम हो पाएंगे। तो सर, इस संदर्भ में प्रकाश डालिए सर, स्वागत है। मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहूंगा जी कि हमारे जितने भी दृष्टिबाधित भाई हैं, जी वो जिस दिन अपने घर से बाहर निकल जाएंगे, जी है ना, जी, उसी दिन उनका जीवन निखर जाएगा। अच्छा, हाँ खुद से चलना, जी खुद खुद पर आश्रित होना, जी जिस दिन सीख लेंगे, जी निश्चित रूप से उनका जीवन सुधर जाएगा, संभल जाएगा। जी और मुसीबतों से घबराना नहीं है। जी मुसीबत, अगर आप ये सोच लिए कि मैं घर से बाहर निकलूंगा, कहीं चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो आप एक कदम भी नहीं चलेंगे। लेकिन जिस दिन आपने हिम्मत बना लिया, जी एक छड़ी जैसे साथी को अपने साथ लेकर जिस दिन आप बाहर निकल जाएंगे, उस दिन जीवन आपका सुखमय हो जाएगा। जी, जी, ये है। तो चलिए मैं तो तो अपने साथियों को यही कहूंगा जी कि आप घर से बाहर निकलिए जी और जज्बा, हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। जी हाथ आगे बढ़ा करके देखेंगे तो आपको कोई न कोई हाथ थामने वाला मिल जाएगा। जी हाँ, केवल इच्छा शक्ति की जरूरत है। कहते हैं ना कि पर्वत का पतला सा झरना हाथ झाड़ता चलता है, राह रोकने वालों को जड़ से उखाड़ता चलता है, और क्या जहाँ चाह वहीं राह। क्या तो बात है सर, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा सर। और भी यदि कुछ चीजें आपको बताना हो या छूट गई हो तो आप बता सकते हैं। न लगभग संक्षेप में ही सही, पर जीवन के सभी पहलुओं को आपने अ, पूछा है जी और लगभग मैं उसको टच करने का प्रयास किया हूँ। नहीं, तो बहुत लगभग
बढ़िया है सर, बहुत बहुत अच्छा विचार रहा। तो अब चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को अपने पसंद का कौन सा गीत सुनवाना चाह रहे हैं? मैं इसमें गीत ही सुना सकता हूँ कि एक हाँ, एक कवि मोटिवेशनल ये कविता मैं लिखा था हाँ हाँ, बहुत पहले। कविता गीत भजन जो भी आप हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहते हो, गजल भजन कविता गीत जो भी कहानी जो भी तो वो एक आप। मोटिवेशनल कविता ही मैं लिखा हूँ। जी जी उसको मैं सोच रहा हूँ कि मित्रों तक पहुंचे। जी अ, इससे काफी कुछ उनको जो है ना जी संबल मिलेगा। प्रेरणा मिलेगा। तो हाँ, चलिए प्रेरणा। एक आध दो लाइन उस कविता को यहाँ सुना दीजिए, बाकी हाँ पूरी कविता तो हम श्रोताओं को जी आपके पसंद की अवश्य सुनवाएंगे। हाँ जी जी जी। जी इसमें है कि जी। एक बार तुम मुस्कुरा कर तो देखो। हम्म मेरे खुद की लिखी हुई है। हम्म। एक बार तुम मुस्कुरा कर तो देखो, हम्म मोहब्बत के गीत गुनगुना कर तो देखो। हम्म। मुश्किल नहीं है जीवन की राहें, जी। एक दो कदम तुम बढ़ा कर तो देखो। अरे क्या एक बात बार है, तुम मुस्कुरा कर तो देखो। मुस्कुरा कर तो देखो। तो साथियों, बहुत ही अच्छा सफर आज हमारा गुजरा। 1 घंटे कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। सर से बात करते हुए सर ने अपना कीमती समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए और अच्छी अच्छी बातें की। दृष्टिबाधितों के विकास के लिए, दृष्टिबाधितों के हितार्थ के लिए, दृष्टिबाधितों के लिए क्या योजनाएं भविष्य में वो बनाना चाहते हैं, किस मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, स्वरोजगार और रोजगार दिलवाने के लिए जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जो अपने इन्होंने अनुभव को एक व्यवस्थित ढंग से पेश किया। आशा है कि हमारे श्रोतागण इससे कुछ सीख लेंगे और अपनी जिंदगी को अच्छे मुकाम तक पहुंचाने में सक्षम हो पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शर्मा सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष द्विवेदी साहब, आपका भी, क्योंकि आपने जो इतना सुंदर प्लेटफॉर्म प्रदान किया जी अ, गीत संगीत और मनोरंजन समूह के माध्यम से, जी ये बहुत ही शानदार रहा। बहुत ही प्रेरणादायक कार्यक्रम है ये, जिससे कि लोगों को एक प्रेरणा प्राप्त करके मन के अंदर जिज्ञासा और जज्बा, ये जी। दोनों ही भरेगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोता गण से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अब हमें कार्यक्रम आज के मेहमान समाप्त करने की दें अनुमति, लेकिन ध्यान रखें फिर मिलूंगा किसी न किसी और दिन। कार्यक्रम यही होगा। आज के मेहमान और हमारे नए मेहमान अलग अलग कार्यक्रम में अलग अलग हम आपके बीच में लाते रहेंगे और आपको अच्छी अच्छी बातें सुनवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए अपने होस्ट और दोस्त संतोष कुमार द्विवेदी को अनुमति और इस कार्यक्रम को सुनते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, सब खैर, बाय बाय। नमस्कार, मैं मिथिलेश कुमार शर्मा एक खुद की कविता लिखी हुई आप सबके बीच सुनाना चाहता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। एक बार तुम मुस्कुरा कर तो देखो, एक बार तुम मुस्कुरा कर तो देखो, मोहब्बत के गीत गुनगुना कर तो देखो। एक बार तुम मुस्कुरा कर तो देखो, मोहब्बत के गीत गुनगुना कर तो देखो। अब मुश्किल नहीं है ये जीवन की राहें, एक दो कदम तुम बढ़ा कर तो देखो। एक बार तुम मुस्कुरा कर तो देखो। और दुनिया बड़ी है उल्फत से भरी है, दुनिया बड़ी है उल्फत से भरी है, किसी से दिल तो लगा कर तो देखो। अब घुट घुट कर जीने से अच्छा है शर्मा, घुट घुट कर जीने से अच्छा है शर्मा, सांस को साज बना कर तो देखो। एक बार तुम मुस्कुरा कर तो देखो। तन्हा न समझो राहें सफर में, तन्हा न समझो राहें सफर में, किसी को आवाज लगाकर तो देखो। बहने न दो अपने आंखों से आंसू, बहने
न दो अपने आंखों से आंसू, गम के बादल हटाकर तो देखो, और मिल जाएगा थामने वाला कोई। मिल जाएगा थामने वाला कोई, हाथ से हाथ मिलाकर तो देखो, एक बार तो मुस्कुरा कर तो देखो। राजदार होता नहीं कोई ऐसे, राजदार होता नहीं कोई ऐसे, राज की बात बताकर तो देखो। दिल से बड़ी कोई दौलत नहीं है, दिल से बड़ी कोई दौलत नहीं है, आंखों से पर्दा हटाकर तो देखो, एक बार तो मुस्कुरा कर तो देखो। मोहब्बत के गीत गुनगुना कर तो देखो, किसी के पहलू में आकर तो देखो, एक बार तो मुस्कुरा कर तो देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सफर अब ये सफर कट जाएगा, हम सफर अब ये सफर कट जाएगा। रास्ते में जीना अब घबराएगा, रास्ते में जीना अब घबराएगा। हम सफर अब ये सफर कट जाएगा। किस कदर रंगीन है लम्हात ये, हम कदम पहले कहाँ थी बात ये। कोई हसरत थी न कोई याद थी, जिंदगी क्या थी कोई फरियाद थी। दिल मेरा तो मुझसे भी अनजान था, एक पत्थर की तरह बेजान था। प्यार तेरा अब से धड़काएगा, हम सफर अब ये सफर कट जाएगा। सफर अब ये सफर कट जाएगा।
नजरों को है दुनिया से गिला, चल दिया वो छोड़ कर जो भी मिला। मुझ पे लोगों ने किए हैं जो सितम, मैं बड़ी मुश्किल से भूली हूँ सनम। देखना तू भी यही करना नहीं, दिल जलों से दिल लगी करना नहीं। उम्र भर वरना ये गम तड़ पाएगा, ये मुसाफिर राह में रह जाएगा। ये रहा वादा न दिन वो आएगा, हम सफर अब ये सफर कट जाएगा।